नमस्कार दोस्तों, मैं अमात्य देव आज आपसे बातें करने आया हूँ मराठा इतिहास के स्रोत एवं मराठा शक्ति के उदय के सैद्धांतिक मराठा का जो इतिहास के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, किले हैं, कुछ ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं मराठा के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और वो स्रोत मराठी में लिखे गए हैं, मराठी के और कुछ फारसी में भी। उन स्रोतों के में जो थोड़े बहुत जो महत्वपूर्ण से स्रोत हैं, जिनके नाम आपको जानने चाहिए, उन पे चर्चा करेंगे। फिर आता है सैद्धांतिक सैद्धांतिक ढांचे में मराठा का जो उदय हुआ, जहाँ एक तरह से वो निम्न स्तरीय भूमिया से बादशाह तक पद का सफर करते हैं और अपने आप को स्थापित करते हैं, वहां तक के सफर में वो तय करने में इतिहासकार हुए, उन्हें कहीं न कहीं उद्वेलित किया, कहीं न कहीं उन्हें चौंकाया और उसके उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक कारणों को उन्होंने अपने प्राप्त स्रोत के द्वारा, अपने आंकड़ों का विश्लेषण करके, अपने जो भी एविडेंस उनको मिले, अलग-अलग सिद्धांत उन्होंने दिए और उन सिद्धांतों को उनमें भी कुछ जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो इतिहास के छात्र होने के नाते को जानते मैं चर्चा करूँ और उनको अच्छे से विश्लेषित करने की। सबसे पहले मैं आता हूँ मराठा इतिहास के स्रोत के बारे में। मराठा इतिहास के अब आते हैं यहाँ पे मराठा भाषा मराठी भाषा में लिखे गए साहित्य हैं। पहला शिवाजी की जीवनी बखर। अब दूसरा, ये शिवाजी की जो जीवनी थी, इसे लिखा था शिवाजी के एक सभासद ने, इसे बाद में चित्रगुप्त ने पूरा किया था, कुछ ऐड किया था। ये मोटा मोटी नाम समझ लीजिए, एक सभासद और चित्रगुप्त, ये इनके लेखक, परिपूर्ण तरीके से करने के लेखक हुए। ठीक है। अब संभाजी का दूसरा है संभाजी का अदना पात्र। संभाजी शिवाजी के पुत्र हुए। अदना पात्र और मराठ साहिल तिल राजनीति, या मराठ साहिल साहित्य राजनीति, साहित्य अब इसके लेखक रामचंद्र पंत अमात्य थे। पंत, इसमें इस यहाँ एक और ये शिवाजी की जीवनी जो थी, वो शिवाजी की कथा को कह रही थी, शिवाजी के बारे में बता रही थी। तो संभाजी का अदना पात्र
शिवाजी से लेकर संभाजी तक के कहानियाँ को कह रहे थे। तो इस इस दौरान, इस कथा के दौरान या इस रचनाओं के में वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन, धार्मिक जीवन आ रहा था। अब आते हैं हम कि संस्कृत में जो रचना किए गए, राधा संस्कृत, संस्कृत में जो रचनाएँ की गई, वो थी राधा माधव चंपू। इसके लेखक जयराम पिंडे थे। जयराम पिंडे, ठीक है। अब फारसी में आइए। नुस्खा ए फारसी भाषा में नुक्शा ए दिल कुशा, नुक्शा ए दिल कुशा, इसके लेखक थे भीमसेन। अब एक तरफ ये संस्कृत में है, फारसी में है, एक तरफ ये संस्कृत में है, ठीक है। लेखक है भीमसेन, लेखक है जयराम पिंडे, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, ये इस तरह की रचनाएं जो थी, इस तरह की जो भी रचनाएं थी, ये तत्कालीन जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारे जानकारियों को दे रहे थे। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का हर वो पहलू को अपने पात्रों द्वारा इंगित करता है जो तत्कालीन समाज में उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इन्होंने जो साहित्य रचे, चाहे वो मराठी में रचे गए हों, संस्कृत में रचे गए हों और फारसी में रचे गए हों, इसमें मराठा समाज, मराठों का उत्कर्ष, मराठों का डेवलपमेंट कहीं न कहीं से आया और इनसे प्रेरित होकर, इनसे नावों को, सूचनाओं को जुटाकर मराठा इतिहास को लिखा गया। अब आते हैं कि मराठाओं के उत्पत्ति या उदय के सिद्धांत क्या थे, ठीक है। मराठों के उत्पत्ति के सिद्धांत क्या थे और उन सिद्धांतों को हम समझने की कोशिश करें। कई इतिहासकार रहे जिन्होंने मराठों के उदय के मराठों का सिद्धांत दिया, मराठों के उत्पत्ति का सिद्धांत। या मराठा शक्ति, मराठों का मराठों के उदय का सिद्धांत, मराठा शक्ति के मराठा शक्ति के उदय का सिद्धांत। अब कई इतिहासकार हुए, कुछ विदेशी इतिहासकार हुए, कुछ यहाँ के मराठा क्षेत्र के इतिहासकार हुए। तो हर इतिहासकारों ने अपने
सोच, अपने विचार के हिसाब से मराठा शक्ति के उदय को देखा और उसके हिसाब से इन्होंने विचार दिया। और जो विचार आज हम पढ़ते हैं, जानते हैं, जैसे पाश्चात्य विद्वान जो भी थे, उनके हिसाब से यह एक विद्रोही गतिविधि था। एक सामान्य रूप से हम समझने की कोशिश करते हैं कि पाश्चात्य विद्वान जो उस समय आए, वो मुगलों के बाद मोटा मोटी तौर पे स्थापित सत्ता के रूप में स्थापित हुए। तो वो जो भी सिद्धांत देंगे, उस सिद्धांत में कहीं ना कहीं उनका अपना एंगल आएगा कि भाई ये एक विद्रोही प्रवृत्ति के थे, या फिर इनका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रहा, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन रहा, उसके कारण उद्भव हो गया मराठा शक्ति। अब कुछ दक्षिणपंथी इतिहासकार हुए, वो दक्षिणपंथी इतिहासकारों ने मुगलों को भी बाहरी माना। मुगल को बाहर मानते हुए वो उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष था, क्योंकि पाश्चात्य विद्वान इन चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पाश्चात्य जो शासन यहाँ था, अंग्रेजों का जो शासन था, वो भी विदेशी शक्ति थे। तो इस तरीके से जो दक्षिणपंथी, दूसरी तरफ दक्षिणपंथी जो रहे, वो हिंदू आंदोलन या हिंदू धर्म का उत्थान से जोड़ के देखेंगे। इस तरह से जो बहुत सारे जो विचारक हुए, इतिहासकार हुए, जो अपने थॉट्स, अपने जो उनका अपना बेसिक थॉट्स रहा, उसके इर्द गिर्द मराठा को उत्पत्ति को देखे। भले ही वो सम्यक रूप से सभी सही नहीं हो सकता है, फिर भी हम उन इतिहासकारों के विचारों को जानेंगे, समझेंगे, और वो उन महत्वपूर्ण इतिहासकारों ने, महत्वपूर्ण विद्वानों ने क्या क्या कहा, उसको जरूर से समझेंगे। जैसे हम उसी में एक महत्वपूर्ण विद्वान का नाम लेते हैं, ग्रांट डफ। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा कि ये मुगलों का दबाव का असर था। मुगलों के दबाव, सीधा सीधी हम इस रूप में देखते हैं कि मुगलों के दबाव को उन्होंने, पहला। दूसरा, इन्होंने कहा सहयाद्री के जंगलों में विद्रोही गतिविधियों का परिणाम था। सहयाद्री के जंगलों में विद्रोही गतिविधियों का परिणाम। अब इसे थोड़ा हम लोग समझते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर जिस समय मराठा का उत्पत्ति हो रहा था, दक्कन में जो राज्य था, दक्कन के राज्य अहमदनगर से टूटकर बन रहे थे, बीजापुर, गोलकुंडा, जो भी है, वहाँ एक बड़ा साम्राज्य के रूप में अहमदनगर। अहमदनगर का पतन होता है, बीजापुर, गोलकुंडा और निजाम में वो बंटते हैं। उनका विभाजन 5 राज्यों में होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इधर मुगल अपनी विस्तारवादी नीति के कारण तक साउथ के तरफ आ रहे होते। रैंडफ्ट का कहना है कि इसका दबाव उस पर पड़ा। अब जब विस्तारवादी नीति के कारण वो बीजापुर के सुल्तान हो या दक्कन के कोई भी शासक के साथ उनका युद्ध होगा, और युद्ध होने का के कारण कोई युद्ध का आर्थिक दबाव तत्कालीन शासकों पे पड़ेगा, और आर्थिक दबाव जब तत्कालीन शासकों पे पड़ेगा
तो वो कहीं न कहीं उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना चाहेंगे, और रेवेन्यू जब जनरेट करना चाहेंगे, उसके लिए अतिरिक्त आय जब जनरेट करना चाहेंगे, तो वो अतिरिक्त आय का सीधा प्रभाव उस समय के किसानों पे पड़ेगा, जो टैक्स पेयर होंगे। और उस समय के मुख्य टैक्स पेयर कौन थे? किसान थे। और आय, राज्य का आय का स्रोत क्या था? जो लगान या जो तत्कालीन किसान, जो उस समय के जो किसान थे, वो जो टैक्स पे कर रहे थे, जो अपना जिस रूप में भी टैक्स दे रहे थे, वही आमदनी का राज्य का जरिया था। व्यापार की प्रतिशतता कम ही थी। जब युद्ध होंगे तो दबाव तो हर वर्ग पे जाएगा, और वो जो किसान जो वर्ग है, जो टैक्स पेयर वर्ग है, जो भू लगान देता है, लगान देने वाला वर्ग पर अतिरिक्त दबाव बना। और इस अतिरिक्त दबाव के कारण कृषि कर्म को वो छोड़कर जंगलों में भागे, और वही जंगल में जो भागे और विद्रोही हो गए, और जिसका परिणाम था कि भाई मराठों के रूप में उनका उत्पत्ति हुआ, मराठा शक्ति। ये ग्रांड डफ्ट का कहना था। ये विश्लेषण मैंने इसका किया। भाई मुगल का दबाव कहाँ काम किया? तो मुगल का दबाव काम किया, इसे इस रूप में समझते हैं कि मुगलों का विस्तारवादी नीति, मुगलों का विस्तारवादी नीति के कारण युद्ध, युद्ध के कारण अतिरिक्त खर्च। अब युद्ध तो दोनों साइड से हो रहा है, मुगल के साइड से भी हो रहा है, दबाव तो मुगलों पे पड़ा, लेकिन मुगल का साम्राज्य बड़ा था, उनकी आमदनी के और भी जरिए थे। लेकिन बीजापुर और गोलकुंडा जैसे छोटे राज्य जो थे, मुगल के संपत्ति के या मुगलों के आर्थिक शक्ति के रिस्पेक्ट में बहुत कम थे। ऐसे में अतिरिक्त खर्च का असर दक्कन के सुल्तानों पे पड़ा। अब ये दक्कन के सुल्तानों पे पड़ेगा, तो ये कहां जाएंगे? आम जन से टैक्स लेंगे, ये असर आम जन पे जाएगा। और जब आम जन पे ये जाएंगे, तो या तो आम जन सहजता पूर्वक स्वीकार करेगा, या तो वो छोड़ के भागेगा कृषि कर्म। कृषि कर्म छोड़ देगा। अब समझना है कि कृषि कर्म पर जब किसी के लिए भी आप अभी के समय से इसका कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस आपको आय नहीं दे रहा होता, तो उस बिजनेस को या तो मॉडिफाई करते हैं या तो आप उसको छोड़ते हैं। किसानों के लिए भी वही विकट प्रश्न। मध्य वर्ग किसान ही थे या निम्न वर्ग भी किसान ही थे, टैक्स वही दे रहे थे। जैसे अभी हमारे आम जीवन पे होता है, जब टैक्स का असर आम व्यक्तियों पे पड़ता है, वैसे ही वो भी आम व्यक्ति थे उस समय, और उस टैक्स का असर, उस टैक्स का दबाव किसके तरफ से था? सुल्तान के तरफ। तो ये डिनाई कर रहे हैं टैक्स देने से। और जब टैक्स देने से डिनाई कर रहे थे, नहीं उनको पार लगने वाली चीजें थी कि नहीं अब हम टैक्स नहीं दे सकते हैं, तो क्या करेंगे? जो कर्म है, जो कृषि कर्म है, उसको वो छोड़ेंगे, और छोड़कर अन्य पेशा को अपनाएंगे। तो ये ग्रांड डप का कहना था, और इसका असर ये हुआ कि सह्याद्री के जंगलों में वो कृषि कर्म छोड़कर सह्याद्री के जंगलों में आ गए। और सह्याद्री सह्याद्री के जंगल, चूंकि वो जो मराठा का क्षेत्र है, वो सह्याद्री के जंगल का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है,
जब ज्योग्राफी उसका भूगोल को जब जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा। और वहाँ वो छिप गए और छिप कर वो एक तरह से अपने आप को विद्रोह के लिए तैयार किए। ये मोटा-मोटी